पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। सुबह सवेरे एक बार फिर से आप सभी दर्शकों के बीच हम हाजिर हो गए हैं। बाबा आप सबके साथ मौजूद हैं। मुद्दा एक बार फिर से गर्मा गया है। कल आपने देखा कि जेपी नड्डा बिहार पहुंचते हैं और अपने पार्टी के बड़े नेताओं और सांसदों के साथ एक गुप्त मीटिंग करते हैं। गुप्त मीटिंग में मीडिया की एंट्री पर बैन रहता है। हालांकि प्रदेश कार्यालय में मीडिया कर्मी, हमारे सहयोगी भी घूम रहे थे और ये जांचने की कोशिश कर रहे थे कि आखिरकार अंदर बैठकर जेपी नड्डा किन मुद्दों पर बात कर रहे हैं, क्या टास्क दे रहे हैं जिससे आने वाले विधानसभा चुनाव में असर देखने को मिलेगा। आप सबको पता है और बाबा ने भी कल एक खबर किया था और बताया था आप सभी दर्शकों को कि कैसे भारतीय जनता पार्टी के अंदर व्यक्ति विशेष का एक गुट बनते चला जा रहा है, जिससे संगठन कमजोर हो रहा है। और उसी संगठन के कमजोरी का पता और भनक नरेंद्र मोदी और अमित शाह को लगा है। जेपी नड्डा को बार बार वो भेज रहे हैं कि आप जाइए, बीजेपी के बड़े नेताओं को यह संदेश दीजिए कि इस कमजोरी का फायदा नीतीश उठाते रहे हैं, तो इस बार मजबूत होना है। ये टास्क दे रहे थे, लेकिन इन सब के बीच में कुछ ऐसी बातें हैं जो बीजेपी छुपा रही है। किससे? नीतीश कुमार से। नीतीश कुमार के कुर्सी को लेकर जो चर्चा चल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की निगाहें नीतीश कुमार के उन कुर्सी पर है जिस कुर्सी के पीछे पिछले 17 से 18 सालों में बीजेपी ने उनका पीछा किया है और उस कुर्सी तक वो नहीं पहुंच पाए। तो कोई ऐसी बात है, वो बात कौन सी है, हम एक एक करके तमाम बिंदुवार जानेंगे। कुछ नेताओं के बयान भी हैं, उन नेताओं के बयान भी हम आप सभी दर्शकों के बीच जानेंगे। लेकिन सबसे पहले बाबा से जानते हैं। बाबा, क्या नीतीश कुमार से कोई बात भारतीय जनता पार्टी छुपा रही है? ये जो बैठक कल की हुई है जेपी नड्डा की, उसमें बहुत सारी चर्चाएं हुई हैं, लेकिन नेताओं के अगर बयान को देखें तो वो बातें बता नहीं रहे हैं जो उन्हें बताना चाहिए। वहीं बिंदु बता रहे हैं जिन बिंदु पर लगातार हम चर्चा करते आ रहे हैं, कुछ विशेष बात बता नहीं रहे हैं वो। रत्नेश, हमारे धर्म शास्त्रों में कुछ बातें हैं जो बहुत ज़रूरी है, उसी से मैं शुरुआत करूंगा जी। हमारे धर्म शास्त्रों में लिखा हुआ है कि भाई से कोई बात छुपानी नहीं चाहिए जी, और पत्नी को हर बात बतानी नहीं चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। आप जिस मुद्दे की बात कर रहे हो, जो छुपाने की बात कर रहे हैं, उसमें सारे सवालों का जवाब अचानक से मिल गया। इस दो शब्द में, दो धर्मशास्त्र के दो बातों में सब कुछ मिल गया। अब हम आगे बताते हैं। आपने कहा कि छुपाने की बात, आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर गुटबाजी है जी। इससे कोई इनकार नहीं करेगा। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को आप खड़ा कर दीजिए सामने, और खाली वहाँ भारतीय जनता पार्टी का आदमी नहीं होना चाहिए, तो आप सुनिए क्या कहानी है। एक से एक कहानी आपको सुनने को मिलेगी। कौन क्या किसके बारे में सोच रहा है, कर रहा है। प्रत्यक्ष में कुछ और है, परोक्ष में कुछ और है। खैर, ये होता है राजनीति में, ये सब पावर गेम है, आप समझ ही रहे हैं। तो ये चीज़ें चलती रहेंगी। लेकिन असल बात ये है कि 2025 के चुनाव में जिस तरह से नीतीश कुमार, भले ही नीतीश कुमार को आप नहीं समझ रहे हैं कि उतना ज़्यादा प्रभावी हैं, लेकिन नीतीश कुमार कितना प्रभावी हैं ये तो 2024 के चुनाव में पता चल गया है। बिल्कुल। नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी को नाको चने चबवा दिया। कान फूंक करके आए थे इंडिया गठबंधन का, उसने क्या प्रदर्शन किया सबको पता है जी। 9 सीट तो इन लोग से छीन लिया गया। बिल्कुल। इसका प्रयास किसने किया था? नीतीश कुमार ने किया था। 2024 के चुनाव से पहले कौन इंडिया गठबंधन को बना रहा था? नीतीश कुमार बना रहे थे। और इधर आए तो डूबती नैया को बचा भी लिया। उन्हें बना उधर ऐसे, नींव उधर रखी थी, लेकिन छत इधर ढाल दिया उन्होंने। बिल्कुल। अब ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार की उपयोगिता क्या है। मैं उपयोगिता की बात अक्सर करता हूं जी। अब ऐसी स्थिति में अगर कोई जाता हो, दिल्ली से हवाई जहाज से चल के आता हो, इतना इम्पोर्टेंट सारा काम छोड़ करके सिर्फ पटना का शहर देखने आए थे का, एयरपोर्ट से ऑफिस का नापने आए थे बित्ता से, कितना दूरी पर हमारा ऑफिस है एयरपोर्ट से, नापने तो नहीं आए थे। आप आए थे किसी काम से, लगता है वो काम आपका नहीं हुआ। तो नहीं हुआ तो आप जानते हैं ना, न खेलब न खेले देव, खेलवे भंडोल। जेपी नड्डा आए, जिस कारण से आए थे उसमें दो कारण बहुत महत्वपूर्ण था। पहला कारण कि वो अपने पार्टी मेंस को जो अलग अलग खेमे में बटे हुए हैं उनको एक जगह बैठाना, ये तो उन्होंने किया। आप देखे होइएगा ऊपर के मंच पर जितने लोग बैठे हुए थे सब एक दूसरे के विरोधी कहे जाते हैं।
विजय सिन्हा जहाँ बैठे थे उनके बगल में नित्यानंद राय थे, उसके बगल में कोई और था, उसके बगल में कोई और था, उसके बगल में कोई और था, उसके बगल में कोई और था। ये सभी लोग बीच में जेपी नड्डा, और आपको देखने को मिला होगा कि सब कुछ सामान्य है, लेकिन चेहरे बता रहे थे कि सब कुछ सामान्य नहीं है। सबसे अधिक अगर आपको देखना हो तो आप जाकर के देखिए मंगल पांडे का चेहरा, जो सबसे किनारे बैठे हुए थे, जो कभी सबसे बीच में बैठा करते थे। बिल्कुल। ये सारी कहानी इस बात की तरफ इशारा कर रही थी कि जेपी नड्डा उस कारण से आए थे और उन्होंने कहा है कि हे प्रभु माफ कर दीजिए आप लोग, 3 महीना का हमको अल्टीमेटम मिला है, ये 3 महीना हमको जिए दीजिए, उसके बाद जो बुझाएगा सो कीजिएगा। 3 महीना के लिए हाथ जोड़ी किया है। यही हाथ जोड़ी उनको नीतीश कुमार से भी करना था कि हुजूर सब ठीक है, 3 महीना और बर्दाश्त कर लीजिए। लेकिन नीतीश कुमार है। आप जितना अधिक अपने आप को नीतीश कुमार के करीबी होने का कोशिश कीजिएगा, दावा कीजिएगा, उतना ही आप नीतीश कुमार से दूर होते चले जाइएगा। बिल्कुल। अब इन सारी परिस्थितियों को लेकर के जो जेपी नड्डा आए, आ करके सिर्फ हमने क्या है वो कहाला उधा छुअल, तो वो गए हैं कबड्डी में जैसे नहीं बक लाइन पार कर दिया तो 1 पॉइंट मिल जाता है, तो बक लाइन पार करके 1 पॉइंट लेकर के वो फिर से अपने माद में चले गए हैं। ठीक है ना। तो इससे होगा क्या कि 1 पॉइंट तो मिला ना, किसी को प्लेयर को आपने मारा ना, आपका कोई पॉइंट बना। तो ऐसी स्थिति में ऐसे प्लेयर को कहा जाता है घाघ। तो उन्होंने अपना घाघपना दिखा दिया है। न तो उनकी नीतीश कुमार से कोई मुलाकात हुई, ये पूरा का पूरा कार्यक्रम 1.5-2 घंटे का जो चला एपिसोड, इसमें आपने कहा भी शुरू में कि मीडिया को एंट्री नहीं थी, लेकिन मीडिया तो मीडिया है भैया। मीडिया पता लगा, जहां ना पहुंचे रवि ओझा पहुंचे आजकल सोशल मीडिया के कवि। तो पूछा गया और एक बात तो पक्का नजर आया कि भारतीय जनता पार्टी में एक चीज तो आपको कॉमन नजर आएगा कि बंद कमरे में जो बात होती है बड़ी मुश्किल से निकलती है, पब्लिक डोमेन में बहुत मुश्किल से आती है। बाकी के दलों में आप देखिएगा तो सुट से निकल जाता है, कोई ना कोई खिड़की दरवाजा खुला रह जाता है जहां से हवा के द्वारा प्रवेश कर जाता है। लेकिन भाजपा पूरा पैक करा देती है, पूरा पैक करा, सब ऐसी सारे लोगों का मोबाइल रख दिया जाता है, सब कुछ कर दिया जाता है, और एक सुराग भी आपको नहीं नजर आएगा जो वहां से आपका कोई बात छन के आ जाए। लेकिन हम लोग तो निकालते ही हैं विभिन्न लोगों से बातचीत करके। मीडिया ने बहुत सारी बातों को निकाला, उसमें कई लोगों के बयान आए। हम चाहेंगे कि उन बयानों को हम दिखाते हुए उस पर अगर चर्चा करें तो लोगों को समझ में आएगा कि इस बयान के मायने क्या थे और बॉडी लैंग्वेज क्या कह रहा था। ये दोनों चीजें हमें समझ में आएंगी। जी चलिए, सबसे पहले जीवन कुमार है, बीजेपी के एमएलसी हैं, इनके पहले बयान सुन लेते हैं हम लोग। 2025 का कोई तैयारी नहीं, उस पर कोई चर्चा ही नहीं हुआ कि 2025 में इलेक्शन के बारे में क्या करना नहीं करना, उस पर कोई चर्चा नहीं हुई। नॉट ए सिंगल वहाँ पे पॉइंट्स वहाँ रेज किया गया, नॉट ए सिंगल पॉइंट वहाँ बताया गया, ना ही कोई उस तरह का कोई संदेश था, उस पर कोई चर्चा नहीं हुई थी। तो बाबा ये कह रहे हैं कि कोई पॉलिटिकल चर्चा ही नहीं हुई है अंदर खाने में, क्या वाकई में कोई पॉलिटिकल चर्चा नहीं हुई है? रत्नेश, एक बात मैं कहूँगा, मैं जीवन कुमार को उनके एमएलसी बनने से पहले और एमएलसी बनने के बाद उनका स्वागत हो रहा था, तब भी मैंने उनको बड़ी माइनॉरिटी वाच किया। जीवन कुमार उभरते हुए राजनेताओं में भारतीय जनता पार्टी के बहुत तेज तर्रार हैं, इतना कैलकुलेटेड, इतना तेज तर्रार हैं कि इतना कम समय में 1 साल के आसपास का समय हुआ, और इस 1 साल में जीवन कुमार ने अपनी जो छवि बनाई है भाजपा के नेताओं में, वो एक अलग बयां करता है। बिल्कुल बिल्कुल। यानी कि इस आदमी में पोटेंशियल बहुत है, और जितना सफाई से ये झूठ बोलते हैं, कुछ नई बात हुई, कोई चर्चा नहीं हुई, खाली बोले कि अच्छा कई को सदस्य बनाए हैं, ये तो पूछने के लिए फोनों पर पूछ सकते थे। रिन्यू किया गया है सभी सदस्य को, सब अपनी जगह पर है, रिन्यू तो होता ही है, रिन्यू तो होता ही है, ये तो प्रक्रिया है कि जो लोग सदस्य होते हैं उन लोगों को फिर से सदस्य बनना होता है, ये तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। लेकिन ये बात आंकड़े हैं, नमो ऐप पर सब लोग डाल रहे हैं कि हम कएगो बनैनी, हम कएगो बनैनी। उसी दिन एक नेताजी बैठ के चेक, लेकिन एक नेताजी हमारे यहाँ ऑफिस में बैठ के, अच्छा आपको आज सुने भी कि एक आदमी हम ही को बनाना चाह रहे थे, तो हम हाथ गोड़ जोड़ के बोले भैया हम नहीं बन सकते हैं, किसी पार्टी से हम नहीं जुड़ सकते हैं। जी जी जी। तो
इन सारी बातों को लेकर के ये बात तो फोन पे भी किया जा सकता था कि हो तू कोई को बनई ला, तब भी वही बात होती, क्योंकि आंकड़ा तो सामने है। लेकिन ये पूछने के लिए दिल्ली से हुआ है, हमको भरोसा नहीं है। जीवन जी आप बहुत अच्छे नेता हैं, आपने अपनी पार्टी को बहुत बढ़िया से डिफेंड किया और भीतर की बात बाहर नहीं लाए, इसके लिए निश्चित रूप से आप इनाम के हकदार जरूर हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब इस पर आरजेडी के आरजू हैं जो प्रवक्ता हैं, उन्होंने जो बयान दिया है वो भी हम आपको सुना देते हैं। आज बीजेपी कार्यालय में जेपी नड्डा है, क्या लग रहा है कुछ बड़ा करने वाले हैं? ये तो भारतीय जनता पार्टी बताएगी कि ऑपरेशन जो लोटस जो उनका चलता है वो उनके अपने गठबंधन वालों के साथ भी चलता है, ये जग जाहिर है। जिस तरीके से वो उद्धव ठाकरे जी के साथ थे महाराष्ट्र में, लेकिन पता चला कि ऑपरेशन लोटस चला दिए और उद्धव जी को दो गुट में बांट दिए। जिस तरीके से चिराग पासवान जी उन्हीं के साथ थे, उनके हनुमान कहे जाते थे, और उनको घर से बेघर कर दिए। और यही बेघर ही नहीं कर दिए, पता चलता है कि उनका पार्टी का सिंबल भी उनके चाचा को दिला दिए। तो ये ऑपरेशन लोटस जो है ना, ये सब जानता है। कहीं मुझे दूर दूर तक ऐसा भी मुझे आभास होता है कि कहीं जनता दल यूनाइटेड को फंसाने का चक्रव्यूह तो नहीं है, क्योंकि उनका बार बार बिहार में आना, आ सकते हैं, पिछली बार आ चुके हैं। हाँ, वो बार बार आना, और फिर अगर आप जैसे पत्रकार अगर उनसे सवाल करते हैं तो वो कोई सवाल का जवाब नहीं देते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि हो सकता है कि एनडीए का जो है, भारतीय जनता पार्टी का अपने ही साथियों को जो है तोड़ने का ऑपरेशन लोटस चल रहा हो। इन्होंने कहा है कि भाजपा की एक परिपाटी रही है कि अपने जो गठबंधन के साथी हैं इनको वो सेंधमारी कर देती है, अपने ही दल में ऑपरेशन लोटस कर देती है। नीतीश कुमार से ये भी कह रहे हैं कि कोई ऐसी बात है जो छिपा रही है भारतीय जनता पार्टी। नीतीश कुमार की पार्टी पर नजर है, चिराग पासवान के साथ क्या करना है उस पर भी निगाहें हैं। तो क्या वाकई में ऐसा कुछ बीजेपी के अंदर चल रहा है क्या? मैं आरजू के बारे में भी बताऊंगा कि आरजू भी जब से प्रवक्ता बनाए गए हैं तब से मैंने देखा है कि आरजू भी बहुत कैलकुलेटेड और शब्दों का चयन और उसके साथ साथ जो तथ्य रखते हैं बहुत ही बारीक है। कम लोग हैं राष्ट्रीय जनता दल में मनोज झा के बाद जो इस तरह के तथ्यों को रखते हों या बातों को इतना बारीकी से कैलकुलेट करके रखते हों जिसके मायने निकल जाए। खास करके हम लोगों के जैसे पत्रकारों को बहुत मज़ा आता है इन सब बातों को सुनने में। और आपको पता है कि मैंने इसीलिए छिपाने वाली बात भी कही है। बिल्कुल बिल्कुल, आरजू ने बहुत ही बारीक बात कही है, और ये बारीक बात 2022 में नीतीश कुमार कहते थे। नीतीश कुमार आज भले ही भूल जाएं, आज भले ही इस बात को नहीं होता है कि इस कान से सुने इस कान से निकाल दें, या कभी कभी भी आप सुने होइएगा, हमारे यहाँ लोग कहते हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग, कि आंख मूंद लेने से रात नहीं होता है, सिर्फ अंधेरा होता है। तो ऐसी स्थिति है कि नीतीश कुमार जिस कारण से 2022 में अलग हुए थे, आज वो कारण एक बार फिर से नजर आ रहा है और इसकी चर्चा बहुत तेज, जैसे आप स्कूल का घंटी छुट्टी में बजता है ना, बहुत तेजी में बजता है, वैसे बज रहा है। बाकी का घंटी आप देखिएगा कि वैसे नहीं बजता है, लेकिन छुट्टी वाला घंटी बड़ा असरदार होता है और बच्चे उसका इंतजार करते हैं कि दुनिया को बाजी रहे। तो ये निश्चित रूप से आप मान के चलिए कि कहीं ना कहीं एक घंटी तो जरूर बज रही है। और भाजपा अपने आप को बचाने के लिए, आप जानते हैं ना, बाढ़ आता, अभी देखिए कितना भयंकर बाढ़ आया हुआ है, परिस्थिति बहुत खराब है और सरकार अभी भी पूरी तरह से अलर्ट मोड में नहीं है। एक साथ लगभग सभी बराजों को खोल दिया। बिल्कुल रत्नेश, बहुत भयावह स्थिति है। 2008 मैंने देखा है, बहुत बारीकी से मैंने 2008 को देखा है। 1968 में ऐसी बाढ़, ऐसी परिस्थिति, 68 तो नहीं बताएंगे, उसलिए बहुत बच्चा होंगे उस समय हम, लेकिन 2008 की बाढ़ जो आपको मधेपुरा, पूर्णिया, सुपौल, ये सब को लेकर के कटिहार उटिहार ये सब में आया था, उस बाढ़ को मैंने देखा है। उस बाढ़ में मैंने बहुत सारा काम किया है एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, और बाकी चीज़ों को लेकर के भी मैं स्पॉट पे भी गया हूँ, बहुत मैंने लोगों के साथ समय बिताया है। उतना भयावह स्थिति हमने नहीं देखा था। हालांकि 75 का बाढ़ भी मुझे थोड़ा थोड़ा याद आता जो पटना में आया था, बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ, स्कूल से आते समय में अचानक से लगा कि जैसे मेरे पीछे घोड़ा दौड़ गया है और मैं तेज़ी से भाग रहा हूँ, उस तरह से पानी रगेद रहा था और मैं भाग रहा था अपने घर की तरफ। पूरा हॉलीवुड सीन हो गया। बिल्कुल, मैं भाग रहा था बहुत तेज़ी से और पानी मेरे पीछे पीछे पीछा कर रहा था। यही हुआ कि रेस में हम ही जीते, अपने घर पहले पहुंच गए, पानी बाद में आया, लेकिन वो मैंने देखा है अपनी आंखों से। और ये भयावह स्थिति जो मैंने देखा है कि
पुल के लेवल तक पानी आ गया है, आवागमन पूरी तरह से ठप है। वहाँ के लोगों का क्या स्थिति होगा, किस तरह से लोग जीवन यापन कर रहे होंगे, सोच करके ही सिहर जाता है। खैर, हम इस पॉइंट पर थे कि अब हरी सैनी की बारी आती है। बहुत मजबूत नेता हैं और मलाहों के वोट बैंक पर जिस तरीके से उन्होंने मजबूती के साथ काम किया है, मुजफ्फरपुर और बाकी जो क्षेत्र हैं, इस बार बीजेपी को मजबूती मिली है। उन्होंने क्या कहा है वो हम आपको एक बार सुना देते हैं। आज नड्डा जी आए और क्या बात हुई? देखिए, अभी सदस्यता अभियान चल रहा है और भारतीय जनता पार्टी का एक एक वो बूथ स्तर का कार्यकर्ता हो या और केंद्र स्तर के हमारे लीडर हो, बड़े लीडर हो, सभी के सभी, ये जो भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनी है, वो चाहे राई के बराबर काम हो या पहाड़ की तरह, पूरे तत्परता के साथ, पूरे तन्मयता के साथ, पूरे ऊर्जा के साथ काम करती है। अभी वर्तमान समय में सदस्यता ये तो कुछ खास ही है, इसलिए खास तौर पर ये कार्यक्रम के लिए हमारे केंद्रीय नेतृत्व का निरंतर मॉनिटरिंग रहता है। उसी के तहत आज आए हुए थे। हर सूरत में हम लोग सदस्यता को सफल बनाए। जैसे कि आपने बताया सदस्यता को लेकर, तो जो टारगेट रखा गया था बीजेपी के द्वारा, अभी आधा आंकड़ा भी नहीं पहुंच पाया अगर आंकड़ों की देखें तो। अभी जो मेरे लिए क्या जरूरी है उचित वो मैं जानता हूँ। टारगेट अलग चीज़ होता है, उपलब्धि अलग चीज़ होता है। टारगेट लिया हूँ, आने दीजिए समय, अभी तो समय है, अभी पूरा समय है, निश्चिंत रहिए। बिहार के भला के लिए जितना सदस्यता का आवश्यकता है उतना पूर्ण होगा, निश्चिंत। बार जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बिहार के दौरे पर आ गए, और क्या कुछ कहिएगा, लगातार बिहार तो बहुत कम है ना, अरे बहुत कम है ना। वो हमारे सेना नायक है और जिस सेना का नायक सो के रहेंगे तो क्या फिर जैसे कि नरेंद्र मोदी जी 2 बार आए थे। तो आपने सुना हरी सैनी को। बाबा ये कह रहे हैं कि टारगेट पर है बीजेपी, हर सदस्यों को वो टारगेट करके, मतलब बीजेपी का एक टारगेट है जिस टारगेट को अचीव करने की कोशिश की जा रही है। और जेपी नड्डा का बिहार आना उस टारगेट को अचीव करना, वो कौन सा टारगेट है? क्या सदस्य बनाना ही टारगेट है या फिर कुछ और है? 10-12 दिन पहले रत्नेश साहब, याद होगा आपको, आप ही इंटरव्यू ले रहे थे जी जी हरी सैनी की। जी, बड़ी बड़ाई मैं हरी सैनी की कर रहा था। संजोग से मैं भी वहाँ मौजूद था जब आप इंटरव्यू ले रहे थे। मैं बड़ी बड़ाई कर रहा था कि हरी सैनी एक ऐसे नेता हैं जो चुपचाप अपने काम को कर रहे हैं। कई जगह का मैंने उनसे आंकड़ा भी लिया, कई जगह की बात की। पूरे बिहार के अधिकांश ऐसे क्षेत्रों में वो जा रहे हैं जहाँ कोई नहीं पहुँच पा रहा है, और वहाँ जा कर के वो मीटिंग्स करते हैं और वहाँ जाकर सदस्य बनाते हैं। निश्चित रूप से अब देखिएगा, लास्ट में जब टारगेट की बात होगी तो हरी सैनी का एक अपना टारगेट होगा, भले उनके नाम से नहीं हो। जिस क्षेत्र में जा रहे हैं, जैसे बक्सर जा रहे हैं तो बक्सर जा रहे हैं तो उनका क्षेत्र तो है नहीं, लेकिन वहाँ जाकर के जो सदस्य बना रहे हैं उसमें हरी सैनी की एक बड़ी भूमिका होगी। इस तरह से कई क्षेत्रों में जाकर के, गया में 2 दिन पहले वो गए थे, वहाँ भी उन्होंने किया। तो कहीं ना कहीं उस टारगेट की बात करके हरी सैनी, और हरी सैनी के साथ एक और बड़ी बात है कि हरी सैनी भी पेट के बहुत गंभीर आदमी हैं, बात जल्दी निकलता नहीं है। उस मीटिंग में वो भी थे, कोर टीम के सदस्य भी हैं। आपको पता है कि अति पिछड़ा समाज में उन्होंने अपनी एक अलग पैठ बनाई है। एक से एक दिग्गज नेता थे जो मल्लाह समाज के, उन सबको उन्होंने साइड कर दिया कि गेम से ही आउट कर दिया है। मुकेश सहनी को गेम से आउट किया, फलाने को किया, ठिकाने को किया, इनको किया, उनको किया। ये सभी लोग जद्दोजहद कर रहे हैं अपने स्थिति को फिर से बहाल करने की, और हरी सैनी डे बाय डे आप देखिएगा तो आगे बढ़ रहे हैं। तो खैर, हरी सैनी ने जो बातें कही है वो भी छुपा गए हैं कि अंदर में क्या बात हुई है। अंदर में जो बात छिपाई जा रही है वो निश्चित रूप से नीतीश कुमार से जुड़ी हुई है। चिंता का विषय है। अब नड्डा पे आते हैं। जेपी नड्डा, उन्होंने ऐसा कुछ बात कहा नहीं, उन्होंने सिर्फ खेल को ज़्यादातर ध्यान में रखा, क्योंकि वहाँ पर कई विकलांग खिलाड़ी जो थे वो उन्होंने ओलंपिक खेला है, उनको उन्होंने सम्मानित किया है। ज़्यादातर घूम फिर के वो खेल पे ही आ रहे थे। तो ये खेल क्या वाकई में खेल वाला खेल है या फिर कुछ और खेल है? देखिए, संकेत राजनीति में बहुत बड़ी बात होती है। वही खेल, राजनीतिक खेल की बात। दिव्यांग को ही क्यों बुलाया गया? किसी और को ही बुलाया जा सकता था, लेकिन उनका इशारा किसके तरफ था, कौन दिव्यांग हो गया है, आप समझ सकते हैं। किसके साथ खेल करना है ये भी आप समझ गए हैं। और सबसे बड़ी बात कि हमने की है गोरू कहावत बल्ला जाए लइका ढोंढी तो है जी।
वो आए तो किसी और काम से थे, उनको तो 10 मिनट का समय चाहिए था नीतीश कुमार से, वो तो मिला नहीं। तो नहीं मिला तो वो क्या करेंगे? यही वो खेल है जहां वो इशारा करना चाहते थे, स्ट्राइक करना चाहते थे। टारगेट की बात जो हरीश सहनी ने की, भीतर में कुछ नहीं बात हुआ है, ये जीवन कुमार ने कहा। इन सारी बातों का लब्बो-लुआब यही है कि एक टारगेट रखा हुआ था, सब लोगों को मछली की आंख नजर आ रही थी और अर्जुन को पुतली नजर आ रही थी। तो निश्चित रूप से जेपी नड्डा को जो बचा हुआ समय है, उस समय में उनको संगठन को भी, पार्टी को भी और दोनों सरकारों को भी कैसे बचा कर रखना है, इस जद्दोजहद में है और इसके लिए वो टारगेट सेट कर चुके हैं। चलिए अब आते हैं जनार्दन सिंह सिग्रीवाल पर। सांसद हैं और इनके इस बार तो टिकट कटने वाला था लेकिन बच गया। पहले इनके बयान को सुन लेते हैं। आज जेपी नड्डा जी आ रहे हैं पटना की धरती पे, कैसे? देखिए, जेपी नड्डा जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री हैं, हमारे देश के नेता हैं। वो आ रहे हैं अभी सदस्यता अभियान जो चल रहा है उसके समीक्षा के लिए। जो एक बहुत बड़ा टारगेट है, क्योंकि दुनिया के सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, हमारे सदस्य भी जो दुनिया में बहुत सारे देशों की जनसंख्या ने उससे ज़्यादा हमारी सदस्य संख्या थी 18 करोड़ की जगह। हमारे टारगेट लंबा है और उसकी समीक्षा यहाँ होगी और हम उसको समीक्षा के बाद जो टारगेट है पूरा करेंगे। तो इन्होंने कहा है कि जदयू और बीजेपी में सब कुछ ठीक ठाक है। क्या वाकई में सब ठीक लग रहा है? सफाई क्यों देनी पड़ रही है इनको? नहीं तो माथा जब फटा था ना जी, तब पता चला होगा इनको कि जदयू और बीजेपी में कितना ठीक है सब। ये तो सबको याद है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो बाबा प्रत्यक्षदर्शी हूँ। हाँ, आप तो वहाँ स्पॉट पे ही मौजूद थे, आपके सामने ही सब घटना घटी थी। जितना बयान वायरल होता है सब मेरे ही कैमरा के रिकॉर्ड में बयान तो वायरल होता है। आप तो वहाँ मौजूद ही थे जी। तो हाँ, हम भी मानते हैं सिग्रीवाल जी सब कुछ ठीक ठाक है। आगे आप इंतजार कीजिए, अभी 1 साल बचा हुआ है विधानसभा चुनाव। इसके आगे आप भी कुछ नहीं कहिए। कुछ नहीं, अब कहना क्या है, जब सब कुछ ठीक ठाक है हम भी मान लेते हैं उनकी बात, लेकिन इंतजार कर रहे हैं हम भी। अच्छा, अब नवल किशोर यादव पर आते हैं। बीजेपी के एमएलसी हैं, ये जो बात वो कह रहे हैं बीजेपी के एमएलसी नहीं है, बेचारा है। क्यों ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? जितने भी यादव हैं ना सब मतलब भाजपा में, वो सब बेचारा है। इसलिए इनके बातों अच्छे वक्ता हैं, पार्टी के प्रति समर्पित भी हैं, सब कुछ ठीक ठाक है। लेकिन ऐसे लोगों को हाशिए पर रखना ये भाजपा के दुर्भाग्य है। इसीलिए मैं बेचारा कह रहा हूँ। जहाँ एक तरफ बीजेपी ने एक ताकत दिखाने की कोशिश की, पिछले गोवर्धन पूजा के बाद एक यादव का बड़ा समागम उन्होंने किया था, बहुत कुछ इन लोगों ने किया था। आपको याद होगा कि मेरे साथ बातचीत के दौरान मैंने कहा भी था, पूछा भी था इनसे। ये बहुत पुरानी बात हो गई, लगभग 2.5 साल पुरानी बात हो गई, जब चुनाव हुआ था और मोहन यादव को बनाया गया था मुख्यमंत्री। उससे पहले की मैं बात बता रहा हूँ। मैंने कहा था कि आप लोग क्या कर पाइएगा, लालू से कैसे लड़िएगा, आप लोग काहे हाशिए पर हैं। जो तुरंत अभी बना था कमेटी, उसमें मात्र पूरी कमेटी में 1 यादव को शामिल किया गया था। तो मैंने पूछा भी था कि 14% हैं, भाजपा कोई नज़र नहीं आता है क्या, या भाजपा उस बात को नहीं मानती है कि 14% है? तो उन्होंने कहा कि ये दुर्भाग्य हो सकता है, लेकिन हम इतना तो दावा जरूर करते हैं, और वास्तव में वो दावा करते भी हैं और उसको प्रदर्शित भी करते हैं कि 14% वोट में से 2-3% वोट काटने का जिम्मेवारी तो जरूर रखते हैं। और ये बहुत बड़ी वोट बैंक है। अगर आप यादवों का वोट छटका लेते हैं तो इससे बड़ा कोई जीत नहीं हो सकता है। आज हाशिए पर हैं, इसलिए मैं बेचारा कह रहा हूँ। अब आते हैं अरविंद निषाद और वर्सेस गिरिराज सिंह। गिरिराज सिंह एक डिमांड करते हैं, कहते हैं कि नीतीश कुमार जी आप मतलब छुट्टी दीजिए दशहरा में पूरे 10 दिन, क्योंकि पिछली बार इन्होंने ही हमला किया था, तब महागठबंधन की सरकार थी और नीतीश कुमार पर जमकर हमला किया था। शिक्षक संगठन ने इस बार इन पर हमला कर दिया और हमले से बचने के लिए उन्होंने ट्वीट किया। और इधर अरविंद निषाद कहते हैं कि पहले आप भंडारा कराइए, जितने लोग, मतलब आप खुद को कहते हैं हिंदुत्व का सबसे बड़ा नेता, तो आप भंडारा कराइए जितने लोग व्रती हैं। उसके बाद से ये विवाद छिड़ गया है, मतलब ठेंगा दिखा दिया गया है गिरिराज सिंह को। जदयू नेताओं का जदयू नेताओं से टकराव और एनडीए नेताओं का एनडीए नेताओं से टकराव, इसको अगर शांति आप कहते हैं, लोकतांत्रिक कह सकते हैं, क्योंकि लोकतंत्र में बोलने की आज़ादी है, लेकिन गठबंधन में बोलने की आज़ादी क्राइम है। ये मतलब तो कहीं ना कहीं इशारा जरूर कर रहा है कि एक टीम में तो जरूर हैं, लेकिन अच्छा मौका आने दिए, आपको फिर विपक्ष में बैठिए, रन आउट करवा देंगे।
रन आउट करवा देंगे। अरे एक ही एंड के ना मालिक हैं आप जी, आपको दौड़ाएंगे, हम अपना एंडे नहीं छोड़ेंगे, आप दौड़ के मेरे पास आइए, हम अपने क्रीज से हिलवे नहीं करेंगे जाएं बाएं, तो आउट आपको होना ही ना पड़ेगा। ये स्थिति है और आपस में ही चल रहा है सब कुछ। अच्छा, एक अंतिम है निहोरा यादव, इनके बयान को पहले हम सुन लेते हैं। 1 तारीख को आरजेडी के तरफ से स्मार्ट मीटर को लेकर के प्रदर्शन करने जा रही है, कैसे इसको आप देख रहे हैं? देखिए, विपक्ष पार्टियों का काम ही है, बिहार में कोई मुद्दा उनके लिए बचा नहीं है, तो स्मार्ट मीटर जो उपभोक्ताओं के हित में है, राज्य के हित में है, वो सवाल खड़ा करके आंदोलन करने की बात कर रहे हैं। तो उपभोक्ता समझते हैं इस बात को, बिहार की जनता समझ रही है कि राजनीतिक रूप से ये आंदोलन किए जा रहे हैं जो काम करने वाली सरकार को डिफेम करने के लिए। लेकिन कहा जा रहा है कि घोटाला पर, ये कह रहे हैं कि स्मार्ट मीटर पर जो लोग भी हमले कर रहे हैं, वो जदयू पहले भी ये बात कह चुका है कि वो लोग सबसे ज़्यादा फायदा उठा रहे हैं स्मार्ट मीटर का। जदयू कुछ भी कह ले, लेकिन 2 ऐसी बातें अभी तत्काल हुई हैं जो आने वाले चुनाव में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के लिए हो सकता है कि संकट पैदा कर दे, अगर इस पर विशेष रूप से ध्यान नहीं दिया जाए तो। स्मार्ट मीटर और जमीन सर्वे, इस लैंड सर्वे और स्मार्ट मीटर वाले मामले ने बहुत ज़्यादा लोगों को व्यक्तिगत रूप से हर घर में वो आपको पहुंचा है, वो विवाद मतलब पहुंचा दिया है, हर घर में मामला पहुंचा है। मेरी बात हो रही थी एक हमारे रिलेटिव हैं उनसे, तो मैंने पूछा कि भाई ज़मीन सर्वे का क्या चल रहा है, आप लोग के पास तो खेत बधार भी बहुत ज़्यादा है, 5-5 को बेटी है, कैसे सबको मैनेज कीजिएगा? तो बोले कि मैनेज क्या करना है, 5 को हिस्सा दे देना है बेटी को भी। अब आप समझ लीजिए कि उस लड़के के साथ क्या होगा। तो विवाद तो घर में हो गया है। बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में जिस घर में विवाद हुआ है उस घर के लोग क्या करेंगे आपको पता है, वो आपके वोटर भी हैं। दूसरी तरफ स्मार्ट मीटर, अच्छा बिहार के लोगों को बिजली चुरा के जलाने का आदत है, टोका फंसाने का आदत है, और उसके बाद ये सब करने का आदत जिसको हो, अचानक से उससे पैसा वसूलने लगिएगा तो क्या होगा? समस्या तो होइबे ना करेगा। ये अच्छा और बुरा नहीं, इसको देखिए कि लोग कितना ज़्यादा उससे प्रभावित होते हैं, उसको लेकर के देखिए। निश्चित रूप से ये भी एक बड़ा मुद्दा है जिसको निहोरा प्रसाद ने भले ही कहा हो कि नहीं बहुत अच्छा है, हम भी कह रहे हैं कि नहीं बहुत अच्छा है। अगर पारदर्शी हो कोई चीज़ और अगर आप जिस तरह से यूज करते हैं उतना अगर आप पे करते हैं तो ये अच्छी बात है। लेकिन फिर वही बात कि पहले आप आदत लगा दीजिएगा घरे घरे दारू पीने का, अब फिर शराबबंदी कीजिएगा तो पियक्कर तो कहबे ना करेगा कि बहुत ख़राब किए हैं आप, लेकिन आम आदमी तो उसका समर्थन करबे ना करेगा। अब जब प्रशांत किशोर ऐसे बुद्धिजीवी बुद्धिमान लोग कह रहे हैं कि शराब खोलना पड़ेगा, उसके साथ साथ कई लोग तैयार हो गए हैं, मुकेश सहनी भी कह रहे हैं कि खोलना पड़ेगा। अभी हाल ही फिलहाल में उनके साथ किस तरह की घटना घटी है, कितना दुर्भाग्यशाली घटना घटी है। इसके अलावा भी और भी लोग हैं, जीतन राम मांझी कहते हैं कि थोड़ी थोड़ी पिया करो, घरे तक पहुंचा दिया जाए, रेवेन्यू का लॉस हो रहा है। ये सारी बातें कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा करती है कि हर बात के 2 पहलू होते हैं, और ख़ास करके जिस चीज़ से वोटर का सीधा कनेक्शन है, जैसे ज़मीन का सीधा कनेक्शन है, तो वोट लेते समय तो आप ज़मीन सर्वे दिखाइएगा ना, अच्छा ये ना बनवाया था बंसावली, इसका बन से ख़त्म कर दो, नहीं इसका यहीं पर फुल स्टॉप कर देते हैं। वही हाल स्मार्ट मीटर का है, चोरी नहीं करने दीजिएगा तो यही सब होगा। चलिए देखिए, तो ये बयानों से आपको क्या लगता है कि वाकई में भारतीय जनता पार्टी ने कुछ ऐसी बातें छिपाई हैं जो नीतीश के लिए शायद चिंता, बहुत बात छिपाई है। और जो कान फूंक के गए हैं ना, वो आप देख रहे होंगे कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। गुरु मंत्र लिए हैं आप अब ले लिए हैं कि नहीं लिए हैं? जनेऊ में मिल लिया है ना गुरु मंत्र। वो मंत्रवा किसी को बताया नहीं जाता है, जी समझे, उसको जपा जाता है। तो यही बात है कि आए थे जेपी नड्डा और है ब्राह्मण, मतलब आगे कान फूक गए हैं सबका। मतलब पूछता है कि क्या मिला, तो हम लोग कहते हैं नहीं, गुरुजी बोले कि ज़्यादा नहीं बताना है, नहीं बताना है। चलिए देखिए, तो ऐसी गुरु मंत्रणा जो है जेपी नड्डा की तरफ से दिया गया है अपने तमाम
जो सांसद हैं, विधायक हैं, उनको ये गुरु मंत्र शायद जदयू को नहीं पच पाएगा, क्योंकि जदयू भी बेचैन है कि भारतीय जनता पार्टी का अगला स्टेप क्या होगा, उससे पहले ही हम छलांग मार जाते हैं। मुद्दा गर्म में आज के लिए इतना ही, लेकिन आज भारत लाइव पर आपको लगातार खबरें मिलेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।